हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आकाश उरिया एंड आप सबका फिर से वेलकम है हमारी इस लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम आपको बेसिक टू एडवांस लेके जा रहे हैं हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट टॉपिक जो हमारा रहता था डेट वाज रेजिलियंस। इसके बाद हम टफनेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम हमारे न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। आपका एक टॉपिक यहाँ पे अभी मैंने छोड़ रखा है, वो है आपका ई के जी और म्यू के बारे में बताने में। ई के बारे में मैंने आपको बता दिया है, के जी और म्यू के बारे में बताना है। इन चारों के बीच में रिलेशनशिप के ऊपर ही मैं आऊंगा। टेंशन मत लीजिए, हर एक चीज यहां पे कवर होगी। ठीक है। दूसरी चीज यहां पर कई बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि आपको 1 घंटे का लेक्चर चाहिए। टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी 1 या 1.5 घंटे का लेक्चर या 2 घंटे का लेक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बिकॉज मेरी 3 महीने ट्रेनिंग आ रही है, उसमें तो वर्कलोड होगा नहीं। वहां मैं आपको बहुत ज्यादा कोर्स कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है। एक और चीज, इस लेक्चर को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चों का फायदा हो सके। चलिए, अब हमारा जो टॉपिक आने वाला है डेट इज रेजिलियंस। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपको पता ही है कि हमारे जो लेक्चर्स होते हैं टू द पॉइंट होते हैं, इधर उधर की बकवास नहीं होती है। तो अब जो यहां पे आने वाला है डेट इज रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या है, देखिए मेरे पास यहां पे एक स्प्रिंग है। मैंने स्प्रिंग को यहां से दबाया, मेरे पास स्प्रिंग था, मैंने उसको दबाया, तो उसकी लेंथ यहां पे छोटी हो जाती है। या फिर मेरे पास स्प्रिंग है, मैंने उसको इस तरीके से खींचा जिसकी वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। तो मुझे जरा एक चीज बताइए, इस स्प्रिंग को दबाने में और इस स्प्रिंग को खींचने में क्या एनर्जी लगेगी या नहीं? हाँ लगेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। बिना एनर्जी कुछ होगा ही नहीं। अगर मेरे को इस पेन को भी आगे धकेलना है तो मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है। समझ आ गई बात? अब सुनिए। तो मेरे पास यहां पे स्प्रिंग था, मैंने उसको यहां पे दबाया, एनर्जी लगाई। जैसे ही यहां पे मैंने अपना हाथ हटाया तो ये वापस स्प्रिंग क्या हो गया, वापस छोटे से बड़ा हो गया। ठीक है। या फिर जैसे ही मैंने स्प्रिंग को खींचा, जैसे ही हाथ हटाए, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। क्लियर है? तो यहां पर मैं इसको इस तरीके से खींच रहा हूं तो एनर्जी दे रहा हूं उसे। जैसे ही मैंने उसे छोड़ा वो वापस अपनी पोजीशन पे आया, तो भैया कोई तो एनर्जी होगी ना यहां पर। तो यहां पर क्या होता है, जब मैं इसको खींचता हूं ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही छोड़ा ये वापस अपनी पोजीशन पे आता है, ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। तो यही चीज आपकी रेजिलियंस है। रेजिलियंस का इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी अपॉन लोडिंग एंड रिलीजेस इज इट अपॉन अनलोडिंग विद इन इलास्टिक लिमिट। हम इलास्टिक लिमिट के अंदर की बात कर रहे हैं, उसके बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर मैं आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना के दे रहा हूं ऑफ योर माइल्ड स्टील। हमेशा ही उल्टा बनता है, पता नहीं क्या बीमारी है इसे। तो ये मेरी यहां पे इलास्टिक लिमिट है, यहां पे मेरा स्ट्रेस है, ये मेरा यहां पर क्या है, स्ट्रेन है। क्लियर है? तो यहां पर विद इन इलास्टिक, अप टू नहीं बोला है, विद इन इलास्टिक लिमिट। आपका अगर यहां इस स्ट्रेस स्ट्रेन तक लेके जा रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, तो ये जो एनर्जी यहां पे एब्जॉर्ब हो रही है उसके बारे में बात कर रहा हूं। या फिर और ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं और ज्यादा स्ट्रेन हो रहा है, तो विद इन इलास्टिक लिमिट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। वो आपका ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, या फिर ये पॉइंट भी हो सकता है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं बोल रहा हूं अप टू इलास्टिक लिमिट, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं, इलास्टिक लिमिट तक की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक लिमिट के बारे में बात कर रहा हूं। ये हुआ विद इन इलास्टिक लिमिट बोला, तो ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, इसमें किसी भी स्ट्रेस वैल्यू पे हो सकता है। आई होप ये बात क्लियर हो गई है। तो यहां पर क्या है, सुनिए इस बात को, अगर मैं यहां पे बना रहा हूं मेरा लोड डिफ्लेक्शन कर्व, कौन सा, लोड डिफ्लेक्शन कर्व। ठीक है। तो यहां पर सुनिए इस बात को, ऐसे लिख देता हूं इसको, लोड डिफ्लेक्शन कर्व। तो आपका अप टू इलास्टिक लिमिट जो भी एनर्जी आपकी यहां पे, जो भी एनर्जी आपकी यहां पर
एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रूफ रेजिलियंस। डबल ओ, प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है। अगर यही आपका यहां पे क्या होता, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता, अगर यहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता तो इस पॉइंट तक जो एनर्जी सेव हो रही है, इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी सेव हो रही है, उसको मैं बोलता मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अब यहां पे अगर मेरे को मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा, जरा उस बात को देखिए। इसको लिख लेना, क्वेश्चन बनता है प्रूफ रेजिलियंस क्या है, ठीक है, मॉडुलस रेजिलियंस क्या है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। कृपया करके इस पे ध्यान से ये सब पॉइंट नोट करते रहिए, जो जो चीज मैं बोल रहा हूं। तो यहां पे ये मेरा स्ट्रेस है, ये मेरा यहां पे स्ट्रेन है। मेरे को क्या चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है यही मेरे को यहां पे एनर्जी बता रहा है। ठीक है, कितनी यहां पे ये क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, सुनिए इस बात को। तो यहां पर अगर ये मेरे को एरिया चाहिए तो ये क्या होगा, हाफ, इस पॉइंट पे आपका स्ट्रेन कितना है और इस पॉइंट पे आपका स्ट्रेस कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट। अरे भैया ये स्ट्रेस की वैल्यू हो गई, ठीक है, और ये आपकी स्ट्रेन की वैल्यू होगी, हाफ बेस इंटू हाइट। ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, क्योंकि हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर का एरिया ले रहे हैं। ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। और लो डिफ्लेक्शन कर्व पे क्या आता है मेरा, प्रूफ रेजिलियंस। इस बात को लिख लीजिए, कहीं पर भी नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं इसको और अच्छी तरीके से लिख रहा हूं। तो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। जरा देखिए मैं यहां पे आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं, वो क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई। ये मेरे पास फॉर्मूला था, क्लियर है। चलिए, तो क्या मैं यहां पे स्ट्रेन को लिख सकता हूं सिग्मा बाय ई, क्या मैं लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, क्लियर है। तो ये वाली वैल्यू आपको मैं यहां पुट करके दे रहा हूं। यहां पे कई बच्चे कंफ्यूज हैं, सर ये तो आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर होता है। हाँ बेटा होता है, लेकिन यहां पे जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, हम उसको सेम लेके चल लेते हैं, क्लियर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूला बन गया सिग्मा स्क्वायर बाय 2e। दिस इज योर मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। क्लियर है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो। चलिए अब आगे देखिए, बहुत ज्यादा ढंग से देखेंगे इस बात को। अगर मेरे को यहां पे चलो इससे करूं, ठीक है, अगर मेरे को यहां पर रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन माय मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस एंड माय प्रूफ रेजिलियंस, याद रखना मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस इनटू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, ये मेरा यहां पे क्या आ जाएगा, दिस इज माय प्रूफ रेजिलियंस, दिस इज माय प्रूफ रेजिलियंस। सर इसको प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके भी दिखाए थे, चलिए देखिए इस बात को। तो यहां पे आपका लोड है, यहां पे आपकी डिफ्लेक्शन है, ये एरिया मुझे चाहिए। तो अगेन फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन। कितनी डिफ्लेक्शन है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आएगा। चलिए अब इस थोड़ा और देखते हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया है प्रूफ रेजिलियंस का, हाफ लोड इंटू डिफ्लेक्शन। लोड को क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं स्ट्रेस इंटू एरिया, लिख सकता हूं। क्या डिफ्लेक्शन को मैं यहां पे लिख सकता हूं स्ट्रेन इंटू लेंथ, अरे भैया स्ट्रेन यही तो है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस इज डिफ्लेक्शन। तो ये आपका ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां पर हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू माई ए इंटू एल, तो ये मेरा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट है कि नहीं है, यही तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट है। ये चीज आपकी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है या नहीं है,
दिस इज योर मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर प्रूफ रेजिलियंस। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो रेजिलियंस कब काम में आता है? जब शॉक लोडिंग आती है, तभी आपके जो शॉकर्स होते हैं वहां पे स्प्रिंग लगाए जाते हैं, ताकि एकदम जब शॉक आता है तो वो हमारे जो स्प्रिंग होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और तुरंत उसको रिलीज कर देते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। आई होप ये बात क्लियर होगी। एक मिनट, आइजोट 4P टेस्ट, ठीक है। तो यहां पे क्या है? मैक्सिमम एनर्जी डेट अ कंपोनेंट कैन एब्जॉर्ब without undergoing any permanent deformation up to elastic limit is known as proof resilience, because maximum energy के बारे में बात, आपको याद होगा, अभी मैंने बोला, अभी समझाया मैंने आपको, अभी आपको समझाया मैंने, ये भी आपका रेजिलियंस है भैया। आपका लोड कम आया, विद इन इलास्टिक लिमिट है, तो कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, दिस इज रेजिलियंस। लेकिन ये मैक्सिमम एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, तो ये पॉइंट होगा ना, इलास्टिक लिमिट तक, दिस एरिया, ठीक है, इतनी जितनी कितनी मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती, ये कर सकता है, दैट इज प्रूफ रेजिलियंस, नॉट रेजिलियंस, बिकॉज यहां पे मैक्सिमम एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, याद रखना। क्लियर है? अरे चलो, ये सब बातें आपको मैंने बता दी हैं। स्टार्ट, ठीक है, ये सब आपको मैंने सब कुछ A to Z मैंने यहाँ पे कवर कर दिया आपको, ठीक है। लोड डिफॉर्मेशन कर्व के अंदर विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड रेजिलियंस, टू इलास्टिक, वो बिल्कुल इलास्टिक लिमिट तक मैक्सिमम एनर्जी, प्रूफ रेजिलियंस। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पे जो आने वाला है, दैट इज योर टफनेस। टफनेस क्या होती है? सिंपल सी चीज है, टफनेस जो है इट इज रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट लोडिंग। इंपैक्ट लोडिंग जब आती है तो वहां पे काम आती है मेरी टफनेस, रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट लोडिंग, बेटर रहेगा, पूरा लिख देता हूं। रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट लोडिंग। चलिए, रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट लोडिंग क्या होता है जरा इसको समझ लीजिए। मेरे पास यहां पर एक बार है, ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं, 0 फोर्स था, 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, 5 लगा, 6 लगा, तो मैं ग्रेजुअली यहां पे इंक्रीज कर रहा हूं। लेकिन यहां पर अगर मैं एकदम से जाके एकदम ऐसे खींच दूं और 10 का फोर्स लगा दूं, तो ये इंपैक्ट हुआ, ये इंपैक्ट हुआ, एकदम से फोर्स आ रहा है, ठीक है। एक तो हुआ मैं यहां पे अपने हाथों के बीच में किसी भी चीज को दबा रहा हूं, कुछ है यहां पर, चलो, ये मेरी शेविंग क्रीम है मैं अपने हाथों के बीच में क्या कर रहा हूं, किसी भी चीज को दबा रहा हूं, ये मैंने फोर्स लगाया, ग्रेजुअली लोडिंग कर रहा हूं, लेकिन ये क्या हुआ, इंपैक्ट हुआ, ये क्या हुआ, इंपैक्ट हुआ। तो रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट लोडिंग क्या है, दिस इज टफनेस, दिस इज टफनेस। तो ये क्या है, इट इज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फेलियर। यहां इलास्टिक लिमिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, फेलियर तक जो भी एनर्जी आपकी यहां पे एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, टफनेस। अगर आप यहां पर लोड डिफ्लेक्शन कर्व के बारे में बात करते हैं, लोड डिफ्लेक्शन कर्व, तो वहां पे जो फ्रैक्चर अप टू फ्रैक्चर जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसको बोलते हैं टफनेस। अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रैक्चर टू अब तक जो एनर्जी आप यहां पे जो एरिया आएगा उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। इस चीज को याद रखना। अगेन रिलेशनशिप सेम है आपका, सेम आपकी रिलेशनशिप है बिटवीन मॉडुलस ऑफ टफनेस एंड टफनेस इनटू वॉल्यूम हो जाए।
टफनेस इज इक्वल टू टफनेस इनटू वॉल्यूम। चलिए, यही यहां पे दे रखा है, मॉडुलस ऑफ टफनेस इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू फ्रैक्चर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अब सुनिए, इट इज डिराइबल अगेंस्ट इंपैक्ट लोडिंग, हर एक चीज आपको मैंने बता दिया। अब यहां पे याद रखना, हमारा यहां पे टफनेस को निकालने के लिए दो टेस्ट होते हैं, एक होता है आइजोड टेस्ट, एक होता है चारपी टेस्ट। सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है बता देते हैं, क्या दिक्कत है। यहां पर आप देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये कैसे याद रखना है, आइजोड में आई है, आई का डंडा सीधा, ठीक है, तो इसमें स्पेसिमेन सीधा रखते हैं, बस इतना याद रखना। इसमें स्पेसिमेन क्या रखते हैं, कैंटिलीवर पोजीशन में रखते हैं, याद रखना इस बात को। देखिए यहां पे मैंने इसको सपोर्ट दे रखा है, ऊपर क्या है, कोई सपोर्ट नहीं, कैंटिलीवर पोजीशन में है, किसमें, आइजोड में, और सिंपली सपोर्टेड पोजीशन में है आपका चारपी टेस्ट में। ये देखिए दो यहां पे क्या है, सपोर्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस, डिफरेंस ये है, दूसरा डिफरेंस ये है कि यहां पर आपका हम क्या कर रहे हैं, एक ग्रूव काट रहे हैं, एक ग्रुप काट रहे हैं। सर ग्रुप क्यों काट रहे हैं, ग्रुप इसलिए काट रहे हैं ताकि आपका जो फेलियर हो वो इसी प्लेन पर हो, इसी प्लेन पर हो। सर हमें कैसे पता इसी प्लेन पे होगा, बेटा कल याद कीजिए, आपको मैंने स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में बताया था। आपको मैंने बताया था कि अगर मेरे पास इस तरीके से कोई भी एक बार है और मैं यहां से खींच रहा हूं, इस वाले पोजीशन पे सडन एरिया चेंज हो रहा है, सिंस सडन एरिया चेंज हो रहा है देयरफॉर यहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा। यहां पर भी आप देखिए आपका एरिया बहुत ज्यादा कम हो जाता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाता है, तो प्री डिफाइंड प्लेन पर ही फेलियर होता है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब एक और चीज, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर देखिए आपका हैमर जो आएगा वो यहां से इंपैक्ट करेगा, यहां पे जो हैमर आएगा वो यहां से इंपैक्ट करेगा। यहां पर देखिए नोच जो है आइजोड में फेसिंग टू हैमर है, लेकिन चारपी में अपोजिट टू हैमर है। ठीक है, क्लियर है बात, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, और क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि आइजोड टेस्ट जनरली हम ब्रिटल मटेरियल के करते हैं, लेकिन चारपी टेस्ट जनरली हम डक्टाइल मटेरियल करते हैं। प्लास्टिक मटेरियल हो गया तो आइजोड करेंगे, प्लास्टिक के लिए आइजोड, ब्रिटल मटेरियल के लिए आइजोड, डक्टाइल के लिए चारपी टेस्ट। ठीक है सर, यहां पे एंगल कितना होगा, ये नोच किस किस एंगल पे बनाएंगे, 45 डिग्री पे बनाएंगे, किस एंगल पे, 45 डिग्री पे। ठीक है सर, हमेशा वी नोच ही बनेगी, हाँ आइजोड में हमेशा वी नोच बनेगी, चारपी में वी भी बन सकती है, यू भी बन सकती है। सर और कोई डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, इसके स्पेसिमेन के साइज का, कि यहां पर आपके स्पेसिमेन का साइज क्या है। क्लियर है, तो आइजोड जो होता है उसमें स्पेसिमेन का जो साइज होता है वो होता है आपका 55 mm इंटू 10 mm इंटू 10 mm। सर ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है 10x10 का, और जो लेंथ है वो है आपकी 50 mm की। लेकिन अगर मैं चार्टबी टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पे जो लेंथ है वो हम 75 mm की रखते हैं, क्रॉस सेक्शन 10x10 का ही होता है। ठीक है सर, और कोई डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस है, क्या, यहां पे हम क्या करते हैं, फोर्जिंग हैमर यूज करते हैं, यहां पे हम बॉल पॉइंट हैमर का यूज कर सकते हैं। आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको। ठीक, फोर्जिंग फार्मिंग, सॉरी फार्मिंग हैमर। ठीक है, उसमें भी नॉच का जो एंगल होता है डेट इज 45 डिग्री। यहां पे बॉल पॉइंट हैमर का हम यूज करते हैं। तो ये सारे पॉइंट लिख लीजिए, जो जो चीजें मैंने बोली रिपीट में सुन लीजिए, और ए टू जेड सारे पॉइंट लिख लीजिए। पहला क्या बोला कि यहां पे वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, स्पेसिमेन में यहां पे डिफरेंस है, नोच फेसिंग टू हैमर है, बैक साइड ऑफ हैमर है, ये कैंटिलीवर है, ये सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, ये ब्रिटल मटेरियल के लिए, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए, ये प्लास्टिक के लिए, ये आपका कोई भी आपका आयरन हुआ कुछ भी हुआ उनके लिए। ठीक है, जो डक्टाइल मटेरियल उनके लिए, स्पेसिमेन का साइज सब आपको मैंने बता दिया, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो ये टेस्ट कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यहां पे स्पेसिमेन का साइज देख लीजिए, और यहां पे स्पेसिमेन का साइज देख लीजिए। चलिए, तो ये सब चीजें आपको
समझ आ गई होंगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इसमें मैं आपको ढंग से समझा दूंगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको ढंग समझाता हूं। इसमें क्वेश्चन होगा इनके बीच में, रेजिलियंस नहीं, शायद इसमें क्वेश्चन नहीं है, तो मैं यहां पे क्वेश्चन ही करा देता हूं। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं इसमें। क्वेश्चन यहां लिख देते हैं, इन अ नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल subjected to axial loading, subjected to axial loading, and the elastic strain is, आपका जो ऐसे लिख देता हूं, पूरा नहीं लिख रहा, इलास्टिक स्ट्रेन जो है वो है आपका 0.15%। रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है डेट इज सी एप्सिलॉन स्क्वायर। सी आपका एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1 × 10⁵ मेगा पास्कल। कैलकुलेट रेजिलियंस। चलिए यहां देखिए, यहां पर अब जो आपका कर्व है वो आपका नॉन लीनियर है। फिर उल्टा, जो आपका कर्व है वो नॉन लीनियर है। ठीक है, ये इसकी इलास्टिक लिमिट कहीं आ गई है। तो भैया यहां पे अब ये वाला मुझे एरिया चाहिए। ठीक है, ये वाला मुझे एरिया चाहिए। अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए, क्या मैं यहां पे ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन? नहीं, वो लीनियर इलास्टिक के लिए था। वहां आपको ट्रायंगल दिख रहा था तो उसका एरिया निकाल दिया, हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन क्या ये ट्रायंगल है? नहीं है। समझ आई बात? सॉरी, यहां तो अभी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है, तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, हाफ ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं है। आपका जो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर बाय ई, ये भी यहां पे फॉर्मूला आपका वैलिड नहीं होगा। ई है सिग्मा स्क्वायर बाय 2, ये भी फॉर्मूला यहां पर वैलिड नहीं होगा। चलिए, तो सर कैसे करेंगे इसको, मैं बताऊंगा। मुझे यहां पर इसका एरिया चाहिए, तो क्या इंटीग्रेशन का मतलब ही तो ये होता है, तो क्या मैं इंटीग्रेशन की मदद से इस पूरे का एरिया निकाल सकता हूं? मुझे इस पूरे कर्व का यहां से लेके यहां तक का एरिया चाहिए, ये पूरा मुझे एरिया चाहिए। तो क्या मैं इंटीग्रेशन की मदद से निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं, चलिए निकाल के दिखाते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे एक एलिमेंट ले रहा हूं जिसकी लेंथ, जिसकी विड्थ जो है वो आपकी डी स्ट्रेन है, और यहां पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो सिग्मा है। तो अगर आपको ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगुलर दिख रहा है ये, तो इसका एरिया क्या होगा, सिग्मा इंटू डी एप्सिलॉन। ठीक है, यही तो होगा, बेस इंटू हाइट। ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगुलर, बहुत छोटा एलिमेंट है ये। अब देखिए, तो ऐसे मैं इस पूरे एरिया को डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में डिवाइड कर देता हूं और सबको ऐड कर देता हूं। ऐड करने का मतलब ही इंटीग्रेट कर दे रहा हूं। तो कहां से कहां तक कर रहे हैं, जीरो से कहां तक, आपकी इलास्टिक लिमिट तक। जीरो से आपका इलास्टिक लिमिट तक वो कितना है, 0.15। देखिए यहां पे लिखा हुआ है सर, ये कैसा है, देखो इलास्टिक स्ट्रेन कितना है, इलास्टिक स्ट्रेन कितना है, 0 to 0.15। ठीक है, समझिए इस बात को। एक आपका रेक्टेंगल ये हो गया, एक आपका रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया। तो ऐसे में सारे रेक्टेंगल को एरिया निकाल ले रहा हूं और सबको ऐड कर दे रहा हूं। ऐड करने का मतलब ही क्या है, आपका इंटीग्रेट करना। तो यहां से आपकी टोटल जो ये लेंथ है वो कितनी है,
0.15, ठीक है, तो 0 to 0.15। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो सिग्मा है वो उसका यहां पे रिलेशनशिप दे रखा है बिटवीन सिग्मा एंड योर एप्सिलॉन, दैट इज सी एप्सिलॉन स्क्वायर, सी एप्सिलॉन स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दे रहा हूं तो 0 to 0.15 सी एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू डी एप्सिलॉन। सी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सी बाहर आ गया, 0 to 0.15 एप्सिलॉन स्क्वायर डी एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 0 to 0.15, ये मेरे पास यहां पे आ जाएगा। सी की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, सी की वैल्यू मेरे को दे रखी है 1 इंटू 10⁵5 मेगा पास्कल, 1 इंटू 10⁵5 मेगा पास्कल मेरे पास यहां पे वैल्यू दे रखी है। यहां पे वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं 0.15 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो यहां पे मेरे पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 1.125। मल्टीप्लाई करके देख लेना यार, मुझे नहीं पता कितना आएगा। चलिए, तो यहां पर आपका 1.125 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल पर mm क्यूब, ये मेरे पास यहां पर आंसर आ जाए, ठीक है, ठीक है, आ जाएगा। जो भी आंसर आया देख लेना यार मल्टीप्लाई करके, अब इतना टाइम नहीं है कि हर एक चीज मैं आपको सोल्व करके बताऊं, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहां पर ये सब चीजें निकाल सकते हैं। यहां पे टफनेस क्या है, रेसिस्टेंस टू आपका इंपैक्ट है। हार्डनेस क्या है, रेसिस्टेंस टू एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है, मैं इस देखिए मैं इस पैड के ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, इसको रगड़ रहा हूं, क्या ये इसमें खरोंचे आ रही है, नहीं आ रही है इसके ऊपर, क्यों, इसकी हार्डनेस है, ठीक है। अगर हार्डनेस नहीं होती इसमें खरोच, मैं एक चौक को अपने नखून से काटता हूं, ठीक है, मैं एक चौक को नखून से काटता हूं तो उसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं क्योंकि उसकी हार्डनेस कम है। चल चल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है टेनासिटी। टेनासिटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट फ्रैक्चर अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड इज कॉल्ड टेनासिटी। सिंपल सी मतलब है कि आप टेंसाइल लोड लगा रहे हैं और फ्रैक्चर ना हो, इसको रेसिस्टेंस टू टेंसाइल लोड क्या है, टेनासिटी है। चलिए, अब ये सब चीजें आपको टाइम देखता हूं कितना बचा है, वरना नेक्स्ट वाले, ठीक है, इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम इसमें क्या करेंगे, इसके बाद हमारे सीधा न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है विस्को इलास्टिक मटेरियल, इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करके फिर सीधा हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। चलिए, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में।